नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और बोर्ड में ये यूनिट जो है 7 मार्क्स की है। तो 4 चैप्टर में से हम सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि विद्युत क्या होती है। विद्युत का मतलब देखो, विद्युत क्या होता है। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उनमें घर्षण करवाते हैं, तो क्या होता है कि उन वस्तुओं में एक गुण आ जाता है जिससे वो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, और यही गुण जो है विद्युत कहलाता है। जैसे क्या हुआ, देखो सबसे पहले एक शब्द कैसे आया। यूनान में एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, अब देखिए, उन्होंने एक कांच की छड़ ली, जी हाँ, और इस कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के टुकड़े के साथ में रगड़ा। फिर उन्होंने ऐसी ही एक और कांच की छड़ ली और इसको भी रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा। दोनों छड़ों को जब रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा, तो उसके बाद में जब वो इन दोनों छड़ों को पास पास लेकर आए, इन दोनों कांच की छड़ों को जब वो पास पास लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भाग रही है, रिपल्शन हो रहा है, दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। फिर उन्होंने एक और काम किया। इस बार उन्होंने क्या किया कि इस कांच की छड़ की जगह उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली और दूसरी छड़ भी एबोनाइट की ली और दोनों छड़ों को रेशम की जगह बिल्ली की खाल से रगड़ा। दोनों छड़ों को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जब एबोनाइट की एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, एबोनाइट की दूसरी छड़ को भी जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो दोनों एबोनाइट की छड़ों को जब वो पास पास लेकर आए, ये तो कांच की छड़ें हैं दोनों, और ये एबोनाइट की छड़ है, कि जब वो दोनों एबोनाइट की छड़ों को पास पास लेकर आए, तो यहां पर भी वो स्थिति उत्पन्न हुई क्या कि दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर दूर भागने लगी। फिर उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया कि एक ये वाली कांच की छड़ उठाई और दूसरी एबोनाइट की छड़ उठाई। ठीक है, मैं एक तो कांच की छड़ ली और एक किसकी ली, एबोनाइट की छड़ ली, और इन दोनों छड़ों को जब वो पास लाए, करीब रखा, तो उन्होंने पाया कि इस बार दोनों छड़ें दूर दूर भागने की जगह एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो ये जो इनमें गुण आया, आकर्षित होने का जो गुण आया, यही गुण विद्युत कहलाता है। पदार्थों में घर्षण की वजह से दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो ये हो गई विद्युत की डेफिनेशन। और इस गुण की वजह से, इस गुण के आ जाने की वजह से, इस ऊर्जा के आ जाने की वजह से ये जो वस्तुएं होती हैं ये आवेशित हो जाती हैं। आवेशित मतलब कि जब कांच की छड़ को आपने रेशम के टुकड़े से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, और एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो इस एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब दोनों कांच की छड़ें पॉजिटिव छड़ें अपन पास मिलाए, तो दोनों में रिपल्सन हुआ। दोनों एबोनाइट की छड़ें जिन पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों को जब पास मिलाए तो उनमें भी रिपल्सन हुआ। लेकिन जब एक कांच की छड़ को जिस पर धनावेश था
एबोनाइट की छड़ के पास में लाए जिस पर धनावेश था, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो यही गुण जो है ये विद्युत कहलाता है। अब हमारी बात ये समझ में आ गई कि भाई जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों में आपस में रगड़ने की वजह से आकर्षण का गुण आ जाता है, यानी कि वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, तो आवेशित हो जाती है तो सीधी सी बात अब आ गई कि भाई ये आवेश क्या होते हैं। ठीक है, आवेश, आवेश की बात करें तो चार्ज। 9th क्लास में एक सिंपल सी डेफिनेशन हम पढ़ा करते थे विद्युत धारा की, I = Q/T, कि आवेश में प्रवाह की दर धारा क्या कहती है, तो Q = क्या, IT। ये आवेश का फॉर्मूला है, Q = IT। इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है आवेश की, वो होती है कूलम्ब, SI पद्धति में। और एम्पियर पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है, I का मतलब एम्पियर, और T समय की जो यूनिट होती है सेकंड। डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो डायमेंशन जो है इसकी हो जाएगी m0 l0, समय के कारण t1 और एम्पियर के कारण a1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो ये चार्ज की बात हो गई। अब बात आती है चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी अभी हमने कहा था कि चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला चार्ज जो होता है वो होता है हमारे पास धनावेशित चार्ज, जिसे कहते हैं पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास ऋणावेश, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अभी भी अपने देखा था कि जो कांच की छड़ पर जो चार्ज आया था, ठीक है, वो कौन सा चार्ज था अपना, धनावेश। एबोनाइट की छड़ पर जो चार्ज आया था वो कौन सा चार्ज था, ऋणावेश था। तो होता क्या है देखो कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, वस्तु ए वस्तु बी, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो उनके बाद में किसी एक वस्तु पर धनावेश आता है तो दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज आए हैं, तो दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक पर पॉजिटिव आया है तो दूसरे पर भी क्या है, पॉजिटिव आया है। एक पर पॉजिटिव आया है तो दूसरे पर क्या आएगा, 100% नेगेटिव। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लो, देखो कैसे कि भाई मान लो एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। ठीक है, ए जो है बी के चाटा मारना चाहता है, तो ए ने बी के चाटा मार दिया, तो ए को क्या मिली, बड़ा सुकून मिला। सुकून मिला तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, कहा मैंने इसको पीट दिया। लेकिन बी जो है, क्या बी को भी सुकून मिलेगा क्या चाटा खा के, नहीं 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 नहीं, बी को तो गुस्सा आएगा, उसको नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही वाला सिस्टम है कि एक पर पॉजिटिव आता है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब बात आई कि हम ये कह रहे हैं इतनी देर से कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, घर्षण की वजह से वो आवेशित हो जाती है, एक पर पॉजिटिव आ जाता है दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है। अब किसी ने, विद्वान ने ये प्रश्न पूछ लिया कि सर पहले ये बताओ कि भाई ये तो समझ में आ गया कि आवेश ये होते हैं फलाना फलाना फलाना, ढिमका ढिमका ढिमका, और आवेश जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। लेकिन आप जो कह रहे हो कि दो वस्तुओं को रगड़ने से एक पर धनावेश आ जाएगा दूसरे पर ऋणावेश आएगा, तो आएगा कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वस्तु पर धनावेश आ रहा है और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो उसको भी समझने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जैसे ए मान लो कोई वस्तु है और बी भी क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, अभी दोनों के ऊपर ये समझो आप कि ए का द्रव्यमान जो है, ए का जो वजन है, ए का जो द्रव्यमान है, मास जो है वो ma है, और बी का जो है वो है mb। ये बात चल रही है कब की, घर्षण से पहले की, और अब बात चल रही है किसकी, घर्षण के बाद की। ठीक है, आप तो सीधा समझो कि एक तो राम है और दूसरा रावण है। घर्षण का मतलब यहाँ पर समझो आप लड़ाई है दोनों की, तो हम ये दोनों की लड़ाई से पहले अपने देखा, राम को नापा तोला तो राम का वजन ma था द्रव्यमान, और बी का द्रव्यमान, रावण का द्रव्यमान mb था। भाई ये मान लो 50 kg का था, ये 80 kg का था, मान लो
ठीक है, ये 40 kg का मान लो, अलग अलग द्रव्यमान था दोनों का। अब दोनों में घर्षण हो गया, घर्षण का मतलब लड़ाई हो गई। ओहो, ए और बी के बीच में क्या हो गई, ये लड़ाई हो गई, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये राम है और ये कौन है, रावण। लड़ाई में 100% है, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा एक को मारेगा, कोई ज्यादा पिटेगा तो कोई कम पिटेगा। मान लो भगवान श्री राम ने रावण को मारा, ठीक है, और इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बेचारे रावण के खून बहने लगे। तो मान लो 1 लीटर खून उनका बह गया, 1 किलो खून उनका कम हो गया, 1 किलो मांस निकल के गिर गया, तो क्या होगा, राम तो जो ए था, रावण कितना था, बी था। रावण का खून निकला है, रावण का मांस कम हुआ है, वो खून निकल कर राम के कपड़ों पर लग गया। तो इसका वजन जो पहले MB था 40 किलो था, 1 किलो निकल गया, तो अब इसका वजन क्या होगा, कम होगा, तो इसका खून निकला है ना, और वो खून निकल के किसके कपड़ों पर गिर गया, राम के कपड़ों पर गिर गया। तो राम का वजन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ जाएगा, अरे जितना इसका खून निकल कर इसके कपड़ों पर गिरा है उतना ही वजन इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। देखो क्या होता है कि माना 2 वस्तुएं हैं ए और बी। पहली वस्तु का द्रव्यमान है ma, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है mb। ये घर्षण से पहले की स्थिति है। घर्षण के बाद में क्या हो रहा है कि घर्षण के बाद में एक वस्तु ऐसी थी जिसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है घर्षण के बाद, और दूसरी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उस वस्तु से दूसरी वस्तु ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया है। एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ही क्यों त्यागा, प्रोटॉन को त्याग सकते थे। देखो हम एटम थ्योरी पढ़कर आए हैं। एटम थ्योरी में हमने कहा था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन मतलब सीधा सा सिस्टम है धनावेश, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन अभी न्यूट्रॉन्स को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये समझ लो। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आप एक चीज समझो सीधा, मान लो ये पूरा संसार है एटम, ठीक है, और इस संसार में ये कोरोना फैला हुआ है। अब जो घर के अंदर न्यूक्लियस जो घर के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज है, अच्छे लोग हैं, उन्हें कोरोना नहीं होगा, वो इस संसार से जाएंगे नहीं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जो आवारा है, जो नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस गांव में इस कस्बे में चारों तरफ चक्कर लगाते फिर रहे हैं, इनके कोरोना होने की पूरी संभावना है, और जाएंगे तो केवल ये ही जाएंगे। बात समझ लो, संसार से कौन पिता होगा, जिसके कोरोना होगा। तो मतलब जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो उन्हीं का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये एक नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, और ये आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है, थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो जाते हैं और इनका आदान प्रदान होता है। तो वापस इधर आते हैं, तो हमने क्या कहा कि घर्षण के बाद में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो इस वजह से एक वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, और दूसरी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी कि जिसके द्रव्यमान में कमी आई है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से घर्षण से हमें यह पता लगता है कि किस वस्तु पर पॉजिटिव आएगा और किस वस्तु पर नेगेटिव आएगा। तो वापस से समझ लो आप शॉर्ट एंड स्वीट कि वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और इलेक्ट्रॉन जिसने त्यागा है उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो वो वस्तु कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव, धनावेश। वह वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, उस पर कौन सा चार्ज आएगा,
नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है और मुझे लगता है शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसके द्रव्यमान में कमी आती है और वो कैसा चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसका द्रव्यमान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो हो गई हमारी बात, आवेश हमने पढ़ लिया, आवेश के प्रकार हमने पढ़ लिए, फिर हमने पढ़ लिया कि कोई वस्तु घर्षण के बाद में कैसे पॉजिटिव होती है और कैसे नेगेटिव होती है। फिर हम आगे स्टडी करते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आवेशित करने के तरीके, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है घर्षण के द्वारा, दूसरा मेथड है संपर्क के द्वारा और जो तीसरा मेथड है वो है हमारा प्रेरण के द्वारा, बाई फ्रिक्शन, बाई कांटेक्ट और बाई इंडक्शन। तो घर्षण के द्वारा तो अभी हमने पढ़ी है कि घर्षण के द्वारा आप वस्तुओं को कैसे आवेशित करेंगे कि भाई मान लो 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं कैसी हैं, अनावेशित। ये अनावेशित का क्या मतलब है, पहले तो इसको समझो। अनावेशित का मतलब होता है कि वस्तु जिसकी सतह पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, सतह का मतलब इसकी सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु के अंदर जितने धनायन हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन है। मान लो 5 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलाकर उदासीन हो गए। इसी वजह से ये कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। ये भी कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। अगर किसी एक की भी संख्या कम ज्यादा हो जाएगी, मान लो पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 4 है, तो ये वस्तु आवेशित हो जाएगी। ठीक है, और ये आवेश हमेशा उसकी सतह पर होते हैं। क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं घर्षण के दौरान किसी वस्तु को कैसे आवेशित करेंगे। 2 वस्तु है, दोनों अनावेशित है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों के बीच में घर्षण करवा दिया। घर्षण करवाया तो अभी हमने पढ़ा था। घर्षण करवाने के बाद में क्या होगा कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, दूसरी वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, जिसकी वजह से एक वस्तु के द्रव्यमान में कुछ वृद्धि होगी और दूसरी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसके द्रव्यमान में कुछ कमी होगी। वह वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उस पर धनावेश आएगा, वह वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है उस पर ऋणावेश आएगा। तो इस प्रकार संपर्क के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आता है, सॉरी घर्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा आता है बाई कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा। ठीक है, सेकंड मेथड जो है हमारे पास संपर्क के द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। देखो कि मान लो ये कोई वस्तु है मेरे पास B, जो कैसी है, अनावेशित है। बट एक वस्तु है मेरे पास में कौन सी, A, जो कैसी है भैया, ये वस्तु है आवेशित है। आवेशित मतलब इसकी सतह पर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज है या क्या है, नेगेटिव चार्ज। मैंने मान लिया इसकी सतह पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, और इसकी सतह पर कोई चार्ज नहीं है। तो सिंपल सर, जैसा कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक कह रहा है कि संपर्क के द्वारा, यानी कि हम दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर दे, संपर्क करवा दे। तो जैसे ही हमने संपर्क करवाया, ये पर पॉजिटिव चार्ज थे, B इसके साथ संपर्क में आया, तो ये चार्ज इसकी सतह पर भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। टोटल चार्ज कितने थे, Q। जैसे ही हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो A और B, A पर तो पहले से ही चार्ज थे, तो ये जो संपर्क की वजह से जो A की सतह से चार्ज B पर ट्रांसफर हो गए, तो B भी क्या हो जाएगा, आवेशित। B जो पहले अनावेशित था अब वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। और कितना आवेशित हो जाएगा, आप ये चीज ध्यान रखो कि टोटल चार्ज A पर कितने थे, Q। दोनों टच में आए तब भी टोटल चार्ज Q ही थे, और ये आवेश अब आधे आधे क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, Q/2 और Q/2 हो जाएंगे। अब मान लो एक और आइटम लाकर अगर मैं B के पास लाऊं, ठीक है, मान लो एक C और ले आऊं मैं, और C को भी आपस में संपर्क करा, तो Q/2 का आधा हो जाएगा, यानी Q/4 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये अपन न्यूमेरिकल के टाइम पर देख लेंगे और आगे फर्दर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड मेथड, जो है
प्रेरण के द्वारा हम किस तरीके से किसी वस्तु को आवेशित करें। प्रेरण मतलब टच नहीं करना, दूर से देखकर ही प्रेरणा लेनी है। इंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक है, देखो क्या किया, मेरे पास एक अनावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है ये? अनावेशित। अनावेशित मैंने भी बताया था, जिसके सतह पर कोई चार्ज नहीं है, या फिर जितने धनायन हैं उतने के उतने ही क्या है, ऋणायन है। इस वस्तु के पास में मान लो हम कोई एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं, कोई सी छड़ मान लो मैं कौन सी छड़ लाया, नेगेटिव चार्ज की छड़ लाया। इस नेगेटिव को देखकर ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे अट्रैक्ट? क्योंकि अभी हमने देखा था कि भाई आपने कहा था कि जो कांच की छड़ थी जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज था, एबोनाइट की छड़ जिस पर नेगेटिव चार्ज था, दूसरी एबोनाइट की छड़ जिस पर भी कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों आपस में जो पॉजिटिव चार्ज, यानी कांच की दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भाग रही थी, एबोनाइट की दोनों छड़ें भी एक दूसरे से दूर भाग रही थी, लेकिन एक कांच की छड़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज था वह दूसरी एबोनाइट की छड़ जिस पर नेगेटिव चार्ज था उसके क्या कर रही थी, पास आ रही थी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज का मतलब समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समान चार्ज जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश, विपरीत आवेश, जैसे एक कांच की छड़ पे पॉजिटिव, एबोनाइट की छड़ पे नेगेटिव, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बात है, जो समान होंगे, जो दोनों एक जैसे होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जो विपरीत होंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। क्लास में दो टॉपर बच्चे हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों समान आवेश वाले हैं, दोनों टॉपर, दोनों एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन विपरीत आवेश वाले, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, दूसरा पढ़ने में बहुत वीक है। तो जो वीक है वो पढ़ने वाले से ज्यादा आकर्षित होता है कि मैं इसकी तरह पढ़ूं। जो पढ़ने वाला है उसमें बुराई आती है, अरे ये मुझे मारता है, मैं भी इसकी तरह थोड़ा मजा मारूं, तो वो आपस में आकर्षित होंगे। ठीक है, तो समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्शन होता है। विपरीत आवेश जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। यहाँ पर भी ये सिस्टम चलेगा। कैसे चलेगा, देखो क्या होगा कि जो आपके पास अनावेशित गोला था जिसमें जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, उसके पास में जैसे आप क्या लेकर आए, एक कार्बन की छड़ लेकर आए या कोई भी छड़ लेकर आए जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ऋणावेश है। इस ऋणावेश को देखकर ये धनावेश, क्योंकि विपरीत है, ये ऋणावेशित है, ये धनावेश जो एटम के अंदर मौजूद है, जो गोले के अंदर मौजूद है, वो इसकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन ये ऋणावेश इससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि धनायन बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे, ऋणायन इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट स्टेप में, ये जो ऋणायन है इनको हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मतलब भू संपर्कित कर देंगे। ये भू संपर्कित का साइन है। भू संपर्कित, ठीक है, ग्राउंडिंग कर देंगे, घरों में करते हैं ग्राउंडिंग। ठीक है, तो भू संपर्कित करने से क्या होगा, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की ग्रहण करने की धारिता जो होती है वो अनंत होती है, उनसे जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अनंत है। तो पृथ्वी सारी नेगेटिव चार्जेज को अपने अंदर समझ जाएगी। तो अब क्या बनेगा, ये ऋणावेशित छड़ जो है वो ऐसे ही ऐसे है, ये गोला ऐसे ही ऐसे है, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चले गए, पॉजिटिव नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, तो ये नहीं गए वहां पर पृथ्वी में, नेगेटिव चले गए क्योंकि तो पहले दूर भाग रहे थे, तो अट्रैक्ट है वो ग्राउंडिंग हो गए। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इस कार्बन की छड़ को हटाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने छड़ को हटाया, मान लो इस छड़ को मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे, तो भाई सारे धनावेश अभी तक तो इसके पास आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। लेकिन अब जैसे आपने छड़ को ही हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज तो बचा नहीं, तो ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो ये आपस में पॉजिटिव होने के लिए प्रतिकर्षित होंगे और इस पूरे स्फीयर के अंदर, इस पूरे गोले के अंदर फैल जाएंगे। तो ये गोला जो पहले कैसा था, अनावेशित, यानी कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या दोनों बराबर थी। अब ऋणावेश नहीं बचे, केवल धनावेश ही बचे हैं। तो इस वजह से ये वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई। तो इस प्रकार से हम प्रेरक के द्वारा भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो ये हमने अब किस तरीके से हम वस्तुओं को आवेशित करेंगे, तीनों मेथड हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज।
आवेश संरक्षण का नियम। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, जैसा आपने 11th क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। जो आप करते थे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, लेकिन टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती थी। तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि किसी भी निकाय के पास में अगर Q चार्ज है टोटल, ठीक है, तो किसी भी निकाय के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग, बीजगणितीय योग, हमेशा नियत रहता है। यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं, जितने आवेश हैं उतने के उतने मौजूद रहेंगे, नियत रहेंगे। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, जैसे हमने देखा था संपर्क के द्वारा में, ए के पास में Q चार्ज थे और जब बी को इसके संपर्क में लाया गया तो फिर जो डायग्राम बना हमारे पास ए और बी, संपर्क के कारण ए भी बी भी जो है आवेशित हो गया था, लेकिन दोनों के जो चार्ज थे वो क्या हो गए थे, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि पहले निकाय में टोटल कितने चार्ज थे Q, और अब कितने हैं Q/2 प्लस Q/2। अभी भी कितने हैं Q ही है, पहले कितने थे Q + 0, ए पर Q थे बी पर 0, तो पहले भी टोटल चार्ज Q थे निकाय के अंदर, सिस्टम के अंदर, और अभी भी कितने हैं Q ही है। तो यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न हो रहे हैं ना नष्ट हो रहे हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है आवेश संरक्षण का नियम। फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में जो आता है वो आता है आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, देखो इसको, भाई सीधा सा सिस्टम है कि आवेश जो होते हैं ना, ये पूर्ण गुणज होते हैं। कैसे गुणज होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। आवेश दशमलव में या फिर भिन्नों के रूप में नहीं होते हैं। सीधा सा सिस्टम समझ लो, मतलब चार्जेस जो होंगे वो हमेशा इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये डेसिमल में या फिर फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होंगे। आवेश जो है हमेशा पूर्ण गुणज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो समझो, आवेश का जो मान है वो 5e हो सकता है, 3e हो सकता है, 15e हो सकता है। पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण संख्या होगी। दशमलव के रूप में 3.5e नहीं होगा, भिन्नों के रूप में 5/3e नहीं होगा। हमेशा कैसे संख्या होगी? पूर्ण संख्या। जैसे ये समझ लो आप आइसक्रीम, ठीक है, आवेश को आइसक्रीम मान लो। अब किसी से सुना है कभी आधी आइसक्रीम खाऊंगा मैं तो नहीं? आप चपाती आदि बोल सकते हो, लेकिन आइसक्रीम को कभी आधी नहीं बोल सकते। यानी आइसक्रीम लेनी है, 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा, कभी ये नहीं बोलेंगे कि 2.5 खाऊंगा, 1.5 खाऊंगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपको पूरा बोलना पड़ता है, 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 15 आइसक्रीम, 50 आइसक्रीम, 100 आइसक्रीम, वैसे ही यहाँ पर आवेश भी पूर्ण गुणज होते हैं। ये दशमलव और भिन्नों के रूप में नहीं होते। चपाती को आप बोल सकते हो 1.5 रोटी देना, 2.5 चपाती खाऊंगा, आधी और देना। आधी और देना का मतलब, आधी का मतलब 1/2 भिन्न के रूप में आ गया, या 0.5 दशमलव की फॉर्म में आ गया। लेकिन आवेश इस तरीके से नहीं होते। आवेश Q = फॉर्मूला होता है Ne। और E की बात क्यों कर रहे हैं हम? अब किसी इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं? प्रोटॉन भी तो ले सकते हैं। अरे मैंने बताया था कि भाई जब कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो वो केवल होती है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, प्रोटॉन के आदान प्रदान के कारण नहीं होती। और यहाँ पर N क्या है? N जो है वो पूर्ण गुणज है। प्लस माइनस इस वजह से क्योंकि आवेश, जैसे मान लो इसकी वैल्यू अपन मान ली Q = 3 प्लस का, तो N का मान कैसा है? प्लस का 3 है। Q = -2e, तो यहाँ पर N का मान कितना है? N का मान तो 2e है, लेकिन ये कैसा है? ऋण आवेश है, और ये कैसा है? धन आवेश है। तो आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया कि आवेश जो है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होंगे
भिन्नों के रूप में नहीं होंगे। कुछ 6 प्रकार के कण प्रकृति में पाए गए हैं जो भिन्नों के रूप में है, उन्हें क्वांटा कहते हैं। तो वो इतना डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम, बिल्कुल कूलॉम का नियम वैसा का वैसा है जैसा आपने ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो पढ़ा था न्यूटन ने दिया था, बिल्कुल वैसे वैसा कूलॉम का नियम है। न्यूटन ने कहा था दो संसार के प्रत्येक 2 पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलॉम ने ये कहा कि आकर्षित नहीं करते, वो क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। देखो कैसे कूलॉम के नियम को हम समझते हैं। मान लो 2 चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा है Q2, और दोनों चार्ज, अब पता नहीं ये दोनों चार्ज कैसे हैं, हो सकता है दोनों धनावेशित हो सकता है दोनों कैसे हैं, ऋणावेशित हो। अगर दोनों चार्ज Q1 और Q2 धनावेशित हैं या ऋणावेशित ऋणावेशित हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर मान लो Q1 और Q2 एक पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जैसा भी बल इनके बीच में लग रहा है, आकर्षण के बीच में लग रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो सीधा कह रहे हैं भाई Q1 और Q2 2 चार्ज है, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज निर्वात में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। तो क्या कहता है कूलॉम्स का नियम, क्या कहता है कि यदि 2 आवेश, और 2 आवेश भी कैसे आवेश, स्थिर वैद्युत, क्या पढ़ रहे हो, आवेश कैसे होनी चाहिए, स्थिर आवेश, गति नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे कि गति वाला क्या रोल है इसके अंदर, है ना। तो आप पहले कूलॉम्स का नियम समझ लो कि 2 आवेश, 2 स्थिर आवेश, ठीक है, 2 स्थिर शब्द पर ध्यान दो आप, 2 स्थिर आवेश अगर निर्वात में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तब होगा जब दोनों का नेचर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कि आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो वापस से सुनो कि किसी भी निर्वात में रखे हुए 2 स्थिर आवेश, निर्वात में अगर 2 स्थिर आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो f इक्वल टू कांस्टेंट आएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर k क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹। क्या देखो, क्या देखो आप, ये रहा कि f, ये है f का मतलब न्यूटन, r यानी दूरी, ये दूरी इधर आएगी तो r स्क्वायर हो जाएगी, मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 से डिवाइड होगा कूलॉम का स्क्वायर, नेमी चंद, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। ये की जो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ये इसको सॉल्व करने के बाद आई है, ठीक है। तो k की जगह ये भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यूज करेंगे और डेरिवेशन वाले पार्ट में जो है हम k की जगह 1/4πε0 रखेंगे। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। नोड का मतलब है निर्वात, ये नोड जहाँ पर भी आपको फिजिक्स में दिखाई देगा ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन इसको बोलेंगे हम निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और एप्सिलॉन का कुछ मान होता है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। क्या देखो,
भाई एप्सिलॉन नॉट के का उल्टा है, एक की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, 4 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई जैसे कांस्टेंट इनकी कोई यूनिट नहीं होती, मात्रक नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, के नीचे आ जाएगा। तो के मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक तरीके से 1 क्या है 4 पाई के, और के का मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो ये के का उल्टा हो जाएगा ना, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चंद नेमी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है चंद नेमी, और यहाँ पर के का मतलब क्या है नेमी चंद। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्लियर हो गई अपने पास। अब ये सारा काम तो कूलम ने किया था किसमें, निर्वात में। मान लो वो निर्वात में ना करे, कहाँ पर करे, माध्यम में करे। तो अगर वो माध्यम में करे, यानी कि अगर दोनों आवेश माध्यम में उपस्थित हों, तो यहाँ पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन भाई। एप्सिलॉन नॉट की जगह के की जगह मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता, तो इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ये है अपने निर्वात की जगह किसकी, माध्यम की वैद्युतशीलता। किसकी वैद्युतशीलता है ये, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं हम क्या, इसे कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, पैरावैद्युतांक। ठीक है, पैरावैद्युतांक। धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो अनंत होता है। अब ध्यान को, धातु का जो पैरावैद्युतांक कोई आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि धातु के लिए एप्सिलॉन आर यानी पैरावैद्युतांक जो है वो अनंत होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि। आप देख सकते हो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों, इनकी कोई विमा नहीं होती, लेकिन ये मात्रकहीन नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की क्या है, परमिटिविटी है, वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ तक का मुझे लगता है कि शायद कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया कि दो आवेश अगर स्थिर है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा या फिर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये हमारा कूलम का नियम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कूलम का नियम तो हमने कर लिया, बात आती है कूलम के नियम की सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक, कूलम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस। पहला, कूलम का नियम, अगर दो आवेश Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर अनंत है, यानी कि अगर दो आवेश बहुत अधिक दूरी पर भी रखे हुए हैं तो भी कूलम का नियम लागू होगा। यानी कूलम का नियम अत्यधिक दूरी के लिए भी क्या होता है, लागू होता है। दूसरा, अगर आवेश Q1 और Q2 दोनों आवेश है, तो एक चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि दोनों आवेशों का वेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू है। बात आई आपको समझ में कि जैसे मान लो ये दो आवेश है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, अगर ये दोनों आवेश स्थिर है तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक आवेश गति कर रहा है या दोनों आवेश गति कर रहे हैं तो कूलम का नियम एप्लीकेबल नहीं है। कूलम का नियम गतिशील आवेशों के लिए लागू, स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा, गतिशील आवेशों के लिए कूलम का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं है। तीसरा नियम, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी Q1 और Q2 जो है, ये दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम है। इससे कम है, 10 की घात -15 मीटर से कम है, तो इस स्थिति में कूलम का नियम लागू नहीं होगा। ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, वो होती है 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है, फेम्टोमीटर जिसे कहते हैं।
ठीक है। और इसके अंदर धनावेश होते हैं। अब अभी तो आपने कहा था कि सर पॉजिटिव आवेश, ये वाला धनावेश इस वाले धनावेश से क्या होना चाहिए, दूर भागना चाहिए, लेकिन नहीं भाग रहा। क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर बद्ध होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि इस जगह पर, क्योंकि ये दूरी, इनकी जो बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से भी क्या है, 10⁻15 मीटर तो इसकी बीच की रेडियस है, तो उससे भी कम दूरी है ये। तो यहाँ पर कूलाम्ब फ्लो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाभिक के अंदर कूलाम्ब बल की जगह, कौन सा बल? नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये कूलाम्ब के नियम की क्या है, सीमाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपैरिजन लिस्ट होने वाले हैं। कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल, भाई दोनों नियम एक जैसे हैं, ठीक है। तो कूलाम्ब बल F(c), कूलाम्ब फोर्स और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग। कूलाम्ब फ्लो जो है ये एक आकर्षण बल भी है और ये एक प्रतिकर्षण बल भी है। हमने देखा था कि अगर दोनों चार्जेस समान आवेश के हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों चार्जेस विपरीत आवेश के हैं तो आकर्षण बल होगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव और सदैव कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला होता है F=Q1Q2/R², जबकि यहाँ पर फॉर्मूला होता था F=G(m1m2/R²। ये आप 11th में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तीसरा, कूलाम्ब का बल जो है वह माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर और आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। माध्यम की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर आपने कहा था निर्वात में जब था, निर्वात में था तो ये फोर्स था 1/4πε0 Q1Q2/R², और जब ये माध्यम में चला गया तो 1/4πε Q1Q2/R²। कुछ ऐसे चेंजेज आ गए थे यहाँ पर, आए नहीं आए थे? ये मीडियम में था और ये किसमें था, वैक्यूम में था, तो ऐसे चेंजेज आ गए। तो ये कूलाम्ब फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, माध्यम की प्रकृति के ऊपर। जबकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये एक कंपैरिजन लिस्ट है कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की। आई होप कि आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में जो बात कर रहे हैं वो एक सिंपल सा टॉपिक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मान लो कोई आवेश Q है और ये गति नहीं कर रहा, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब कि ये आवेश कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो इस स्थिति में इसमें केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर कोई आवेश Q वो स्थिर अवस्था में नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी कि वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन गति तो कर रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन कितना है, 0, त्वरण कितना है, 0, मतलब वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब वो गति तो कर रहा है आवेश Q, लेकिन उसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब वो कैसी गति कर रहा है, एक समान त्वरित वेग से गति कर रहा हो, तो इस स्थिति में इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और बी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी कि अगर कोई आवेश एक समान, कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि अगर कोई आवेश एक समान त्वरित गति कर रहा है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, तो आप फटाफट आंसर बता देंगे कि सर उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। अगर कोई आवेश Q जो गति तो कर रहा है, गति कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन वो एक समान गति नहीं कर रहा, उसका त्वरण 0 नहीं है, मतलब कभी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है। तो इस स्थिति में उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होंगी, यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और उसमें से एनर्जी डिसिपेशन भी होगी, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन भी
होगा। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तीनों स्थितियों में से कि कोई आवेश अगर गति कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए वह एक समान त्वरित गति नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होगा। तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का उत्सर्जन तीनों होंगे। अगर कोई एक समान त्वरित गति कर रहा है कोई आवेश तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। और अगर वो गति नहीं कर रहा है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके अंदर केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कूलाम के नियम की एक और चीज है, वो भी हम देख लेते हैं। कूलाम का नियम हम पढ़ रहे थे। कूलाम के नियम का हम करने जा रहे हैं सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में क्या हो रहा है, दो चार्ज है मेरे पास। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों स्थिर चार्ज हैं, स्थिर आवेश है। ये मूल बिंदु वो है, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, स्थिति सदिश। अब दोनों आवेश यहाँ पर मौजूद है, स्थिर है, तो 100% इनके बीच कूलाम बल लगेगा। और मैंने मान लिया दोनों आवेश समान प्रकृति के। समान प्रकृति मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव। और दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को देखकर क्या करेगा, दूर भागेगा। ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को देखकर क्या करेगा, दूर भागेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों पर समान आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो Q1 वाले चार्ज पर Q2 की वजह से एक प्रतिकर्षण बल लगा, यानी कि इसने इसको धक्का मारा, अभी ये दूर भागा। तो ये जो बल लगा इसका नाम है F1 2, 1 पर 2 की वजह से। इस पर जो बल लगा ये वाला, उसको देखकर दूर भागा, F2 1, आवेश 2 पर आवेश 1 की वजह से लगने वाला बल। और माना इनके बीच की जो दूरी है वो है वेक्टर R1 2। अगर इधर से इधर जाएंगे तो सदिश निरूपण ट्रायंगल रूल से तो ये वेक्टर R1 2 हो जाएगी, और इधर से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगी कितनी, वेक्टर R2 1। ठीक है, तो कूलाम लॉ के अंदर हम दोनों फोर्सेस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये पूरा सिस्टम निर्वात में है, तो वेक्टर F1 जो है वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई के की वैल्यू आती थी ना, Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वेक्टर R1 2 का स्क्वायर। मॉड्यूलस क्यों लिया, क्योंकि आप सदिश राशि ले रहे हैं, सदिश के अंदर पहले तो एम्पलीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा सॉरी, और फिर आएगी दिशा। अब दिशा R1 2, भाई 1 2 ले रहे हैं तो 1 2 की डायरेक्शन में आप जाओगे तो R1 2 है। ये समझ में आ रहा है कैसा है। तो वेक्टर आपने पढ़ा ना, वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर और उसकी डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन F12 की R12 की दिशा में डायरेक्शन हो गई, और इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड हो गई, तो R12 ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसको तो आप इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। ऐसे वेक्टर F21 की बात हम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेशों के बीच की वैल्यू तो वही है, Q1 Q2। अब डायरेक्शन क्या है, वेक्टर R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो R2 1 की कैप की डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर हम बात करें तो वेक्टर ऑफ R1 2 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ऑफ R2 1 का मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी सदिश की लंबाई होती है ना, तो R12 भी इतना ही लंबा है और R21 भी इतना ही लंबा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के समान है, लेकिन डायरेक्शन जो है R12 इक्वल टू R21, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो इसका मतलब इसका साइन लगाती है, माइनस का साइन लगेगा। तो एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है, नीचे। दिशा अलग अलग है ना दोनों की, तो ये दोनों वैल्यूज में उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आप देखिए क्या हो रहा है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह में क्या रख रहा हूँ, इसकी जगह में रख रहा हूँ R2 के बीच में क्या रखता हूँ, R12, तो वेक्टर ऑफ R12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आ रहा है कौन, R21 कैप, तो R21 कैप क्या लिख सकता हूँ, माइनस का R12 कैप। यहाँ पर ये माइनस आ गया, आ गया R12 कैप। वेक्टर F21 ऐसे कैसे, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे, ये पूरी वैल्यू देखो आप क्या है,
ये पूरी वैल्यू समीकरण 1 में है कि नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेक्टर ऑफ F12 तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब कि परिमाण में तो कैसे हैं समान, लेकिन क्योंकि भाई दोनों इक्वल है ना, परिमाण में कैसे है, मैग्नीट्यूड कैसे है इनका इक्वल, परिमाण में समान, किंतु दिशा में कैसे है विपरीत। यानी कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की भी क्या करता है, पालना करता है। न्यूटन के थर्ड लॉ, तृतीय नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो ये इस तरीके से आप कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण प्रदर्शित कर सकते हैं। एक टॉपिक और है छोटा सा, नेक्स्ट आता है इसी में अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत, मान लो कोई निकाय है और इस निकाय में बहुत सारे चार्जेज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ऐसे करते करते Q3 भी है और Qn चार्ज है, सारे स्थिर चार्ज हैं। तो सारे एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बात आ रही है तो समझ लो, ठीक है, और सारे एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो कुल बल कितना होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब Q0 चार्ज लिया है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। भाई इसको ऐसे समझ लो, क्लास में मान लो आप 50 बच्चे, मैंने कहा 50 बच्चों में कितनी ताकत है मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, इन 50 बच्चों में टोटल कितना फोर्स है, कितनी ताकत है वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो तुम आपस में एक दूसरे को मारो कूटो, तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि हम ये देख लें कि पूरी क्लास की टोटल पावर कितनी है। इसके लिए हमने एक बच्चे को पकड़ा, ठीक है, और तुम सारे मिलकर उसको कूटो, और वो जितना कूट जाएगा ना, जितना पिट जाएगा ना, वो टोटल फोर्स हो जाएगा क्लास का। तो क्या होगा कि ये दोनों समान आवेश है, तो Q1 जो है वो Q0 पर क्या करेगा, बल लगाएगा, और ये बल कितना होगा, F01। भाई एक की वजह से Q0 आवेश पर लगने वाला, Q0 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 की वजह से Q0 पर लगने वाला बल F02, ऐसे 3 की वजह से लगेगा, N चार्ज की वजह से कितना लग जाएगा, वेक्टर F0N लगेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली कितनी है, वेक्टर R01, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वेक्टर R02, Qn से Q0 की दूरी कितनी है, वेक्टर R0N। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी दिए गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों, अलग अलग बल कौन से हैं, F01, F02, F0N, अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, ठीक है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। नहीं आया समझ, मुझे पता है नहीं आया समझ में, देखो कैसे समझे, वापस समझो। भाई एक लड़का है, उसको हम 3 लोगों ने मिलकर चाटे मारे, तो उसने टोटल कितने चाटे खाए, भाई मैंने 4 मारे, मुकेश सर ने 5 मारे और पवन सर ने 2 मारे, तो टोटल कितने पड़े, 4 5 9 और 2 11 पड़े। तो वही सिस्टम ये कह रहा है कि किसी एक लड़के के ऊपर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आदमियों के कारण लगने वाले बल, लगने वाले चाटे के योग के बराबर होगा। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, मान लो ये निर्वात में हो रहा है सारा काम, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 1 का मतलब किन के बीच में लग रहा है, ये 1 और 0 के बीच में लग रहा है, अपॉन कितनी है इसकी दूरी, F01 का स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, R01 कैप, बताया ना तुम लोगों को अध्यक्ष सदिश वेक्टर वाला, ठीक है। फिर ऐसे ही प्लस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2
अपॉन वेक्टर r02 का होल स्क्वायर r012 कैप। फिर ऐसे ही एंड सो ऑन करके 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन वेक्टर ऑफ r0n का स्क्वायर r0n कैप। तो वेक्टर ऑफ f इक्वल टू देखो जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। 1/4πε0 Q0 तो आ गया कॉमन, क्या बच गया Q1 अपॉन वेक्टर ऑफ r01 का स्क्वायर r01 कैप प्लस Q2 अपॉन वेक्टर ऑफ r02 का स्क्वायर r02 कैप प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ r0n का स्क्वायर r0n कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो वेक्टर f इक्वल टू 1/4πε0 देखो सब जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है तो समेशन का साइन ले लो, ठीक है। देखो ये 1 है, ये भी कितना है 1 है, और ये भी कितना है 1 है। तो ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2। तो मैं एक लूप चलाता हूँ i इक्वल टू 1 2 3 4 5 लास्ट वाली कितनी इसकी n है। i इक्वल टू 1 से कहाँ तक स्टार्ट होगा n तक। कैसे qi डिवाइडेड बाय वेक्टर ऑफ r0i का स्क्वायर, यहाँ पर सब जगह स्क्वायर है r0i, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुवपन का सिद्धांत है। क्या है वापस एक बार सुन लीजिए। ध्रुवपन का सिद्धांत कि किसी एक बिंदु आवेश के ऊपर आवेशों के समुदाय के कारण लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यह ध्रुवपन का हो गया सिद्धांत। अब एक छोटा सा डेटा और मैं आपको दे देता हूं, वो आपको कल लर्न करना है, ठीक है। कुछ प्रकार के आवेश होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होगा उसकी वैल्यू होती है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये धनावेश होते हैं। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक ही होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक होता है लेकिन उसका द्रव्यमान ऋणात्मक, द्रव्यमान तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी अप्रॉक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg था। अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। फर्दर जो टॉपिक है वो हम पार्ट सेकंड में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।